गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके जियोग्राफी का टीचर कपिल। 12th क्लास में हम पढ़ रहे थे संसाधनों के बारे में। विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा था, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। आज संसाधनों के चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक है वन संसाधन का महत्व। हमारे देश में जो वन है, पेड़, अलग अलग प्रकार के जो जंगल हैं, उनका क्या महत्व है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत ईजी है, लेकिन दोस्तों इससे बड़ा क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है ना। या तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा या एक छोटा क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से ये जो आज अपन टॉपिक कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। ऐसे नहीं होना चाहिए हमें वन संसाधन आता है, जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया कि वनों के महत्व के, वनों के लाभ बताइए कोई 10, तो 10 लाभ आपको तुरंत ऐसे अंगुलियों पे याद होने चाहिए, वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से इनको रटना है, इस चैप्टर को पूरे को समझ करके इसको रट लेना। ये आपके हमेशा ऐसे काउंटिंग में होने चाहिए, किसके बाद कौन सा पॉइंट लिखना है, हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को करना। आइए बात करते हैं वन संसाधन का महत्व। वनों से ही सभ्यता का जन्म, विकास और फलना फूलना हुआ है। दुनिया में जहाँ पर भी वनस्पति पाई जाती है, दुनिया में जो भी वनस्पति पाई जाती है, उन वनस्पतियाँ पाई गई है, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं पाई गई है, उन सभी सभ्यताएं वहीं विकसित हुई है जहाँ पर पेड़ों का विकास से अधिकाधिक हुआ है। वहीं सभ्यताओं का जन्म हुआ है, वहीं मनुष्यों ने फलना फूलना, अपनी संस्कृति को आबाद और फल फूल किया है, ठीक है। और मनुष्य ने वहाँ पे विकास किया और अपना फलना फूलना वहाँ से शुरू किया है जहाँ पे वन सबसे ज़्यादा थे। जहाँ कहीं वनों का विकास रुक जाता है, जहाँ पे भी वनों का विकास रुक जाता है, वहाँ शुष्कता बढ़ते बढ़ते मरुस्थलों की उत्पत्ति होती है। आज जैसे जैसे वनों का विनाश हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, उससे धीरे धीरे मरुस्थल जो है वो पनप रहा है। यानी कि जैसे वनों का विनाश होता है, वन क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़े हुए रखते हैं, ठीक है ना। वन जो होते हैं वो मिट्टी में आर्द्रता को बनाए रखते हैं। अगर वन नहीं होंगे, धीरे धीरे मिट्टी में नमी खत्म हो जाएगी। नमी खत्म होने से जो मिट्टी है वो धीरे धीरे सूख जाएगी और सूखते सूखते मिट्टी कालांतर में मरुस्थल का निर्माण कर देगी। तो अगर कहीं पे वन कटते हैं या वनों का विनाश होता है, तो वहाँ पे शुष्कता बढ़ते बढ़ते मरुस्थलों की उत्पत्ति होने लग जाती है। धीरे धीरे वो भूमि मरुस्थल में बदलने लग जाती है। वन संसाधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सकल जीव जगत को विभिन्न रूप, प्रकार और व्यवस्था से भोजन, रोजगार तथा आश्रय कर पोषण को प्रदान करते हैं। जितने भी वन संसाधन हैं हमारी दुनिया में, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर डिपेंड है, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के हमारी धरती पे जीव जगत है, उन सभी जगतों में जो भोजन की व्यवस्था है, उनमें ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन है, और भोजन की व्यवस्था कौन करते हैं, हमारे पेड़ पौधे करते हैं। रोजगार व आश्रय प्रदान कर पोषण प्रदान करते हैं। पेड़ मनुष्यों को रोजगार देते हैं और पेड़ों से मनुष्यों को पोषण मिलता है, और इस प्रकार पेड़ मनुष्य और जीव जगत के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था करते हैं। किसकी? भोजन की। तो भोजन के लिए मनुष्यों को, जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ों पर निर्भर होना पड़ता है या निर्भर हैं। वनों के महत्व के बारे में लिखा है कि वन राष्ट्रीय संपदा है। वनों का महत्व इतना है दोस्तों कि वन हमारे देश की संपदा है, किसी नागरिक विशेष की नहीं है, इस भारतवर्ष की संपदा है, ठीक है ना। हमारी संपत्ति है वन, ठीक है। आधुनिक सभ्यता को इसकी बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान में हमारी जो पीढ़ी है उसको पेड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भारत में वन संसाधन के महत्व को, उनके द्वारा होने वाले लाभों को सहजता से ही समझा जा सकता है। हमें पेड़ों से क्या क्या लाभ है उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं वनों से प्रत्यक्ष लाभ। देखो, वनों से 2 प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं और एक अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले वनों के प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, आइए नंबर 1 पॉइंट पढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का 2% वन संसाधन से ही प्राप्त होता है। हमारी जो GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, एक वर्ष में जो हम हमारी राष्ट्रीय आय निकालते हैं, उस राष्ट्रीय आय में 2% हिस्सा किसका है, वनों का है। हमारी राष्ट्रीय आय के अंदर वनों का हिस्सा कितना है, 2%। अगर मान लीजिए वन संसाधन खत्म हो जाते हैं, वन संपदा खत्म हो जाती है, तो हमारी GDP है उसमें 2% कम हो जाएंगी। तो हमारी GDP का 2% संसाधन किससे हमें प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में 2% राष्ट्रीय आय में, आय मतलब होता है इनकम, हमारे देश की जो इनकम है प्रत्येक वर्ष में, उस वर्ष में 2% हिस्सा किसका है दोस्तों, वनों का है। तो याद रखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय में 2% वन संसाधन से हमें प्राप्त होता है। भारत में वन संसाधनों से लाखों व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है।
वन संसाधनों से हमारे भारतवर्ष में लाखों व्यक्ति इसमें रोजगार में लगे हुए हैं। पहले पेड़ों को काटने वाले, फिर उनको कल कारखानों में गलाने वाले, सुखाने वाले, फिर उसके बाद पेड़, उसके बाद में घरों में गेट वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह, बहुत से निर्माण कार्य में पेड़ों को काम में लिया जाता है। तो जो पेड़ है हमारे लाखों व्यक्तियों को, हमारे देश में लाखों व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और हमारे जीडीपी में कितना योगदान है पेड़ों का? हमारे जीडीपी में 2% योगदान है वनों का। नंबर 3, देश के 2.5 करोड़ आदिवासी वनों में निवास करते हैं। हमारे देश के लगभग 2.5 करोड़ जो आदिवासी लोग हैं वो वनों में निवास करते हैं। तो उनका आश्रय स्थल, आदिवासियों का जो आश्रय स्थल है वो कौन सा है? वन ही है। ठीक है, वन उनके जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। तो जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वन तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन चूंकि वनों के अंदर रहती है आदिवासी जनसंख्या, तो उनका आश्रय स्थल है वन, आदिवासियों का। और हमारे देश में 2.5 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4, वन क्षेत्र 5.5 करोड़ पशुओं को चराने की सुविधा प्रदान करते हैं। लगभग 5.5 करोड़ पशुओं को चरागाह उपलब्ध कराते हैं हमारे वन। तो 5.5 करोड़ पशु डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? वनों पे डिपेंड है, निर्भर है। नंबर 5, वनों से इमारती उपयोग, फर्नीचर, कृषि के उपकरण, रेल के डब्बे, जहाज, वाहनों व ईंधन आदि के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। तो हमारे रेल के जो डब्बे बनते हैं, घरों में जो फर्नीचर बनता है, गेट, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह जो बनती है ना, वो सभी हमें लकड़ी किससे प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। साल, सागवान, शीशम, देवदार, बबूल, चीड़ प्रमुख इमारती लकड़ियाँ। तो साल है, सागवान है, शीशम है, देवदार है, बबूल है, चीड़ है, ये प्रमुख इमारती लकड़ियाँ हैं जिनसे हमें हमारे घर में जो फर्नीचर है, जो बेड वगैरह, डाइनिंग टेबल है ना, जो सोफ़े है, खिड़की, दरवाजे हैं, वो सभी इन्हीं लकड़ियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। नंबर 6, वनों से हमें कागज़, वन से आपको पता होगा कागज़ बनता है। वनों से कागज़, माचिस जो है वो पेड़ों से मिलती है। पेड़ों से हमें कागज़ है, माचिस है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते पे उगाया जाता है, मतलब वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो रेशम, लाख, फर्नीचर, प्लाईवुड, पैकिंग, रबर, रंग, खिलौने के सामान बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। तो वन हमें इनके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो है वो उपलब्ध कराते हैं। तो अभी तक हमने वनों के 6 लाभ पढ़े हैं। 3 लाभ आपको याद रखने हैं। पहला, हमारी राष्ट्रीय आय में 2% योगदान किसका है? वनों का है। दूसरा, भारत में वन संसाधनों से लाखों व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तीसरा, हमारे देश के 2.5 करोड़ आदिवासी वनों पर निर्भर हैं। चौथा, 5.5 करोड़ पशुओं को चारागाह उपलब्ध कराते हैं। छठा, वनों से इमारती उपयोग के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है। छठा, वनों से कागज़ है, माचिस है, फर्नीचर है, और खिलौनों के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमें उपलब्ध होता है। तो ये 6 बिंदु थे। अब 7वां लाभ, वनों से फल फूल, वन से हमें फल भी प्राप्त होते हैं और फूल भी प्राप्त होते हैं। कत्था वनों से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल, गोंद हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। बांस, बेंत, बिरोजा, चमड़ा व रंगने के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो चमड़ा को रंगने के जो पदार्थ हैं, बेंत है, बांस है, गोंद है, तेल है, तारपीन का तेल है, फल फूल आदि हमें किससे? वनों से प्राप्त होते हैं। ये तो सब आपको नॉर्मली पता होगा। आगे बढ़ते हैं। वनों से हरड़, बहेड़ा, आंवला आदि औषधीय व जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। आपको पता होगा वनों से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। और नंबर 9, वन्य जीवों के भोजन व आश्रय दाता होते हैं। वन जो है वो वन्य जीवों के क्या होते हैं दोस्तों? आश्रयदाता होते हैं। भारतीय वनों में 500 प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, इसलिए ये मनुष्य के मनोरंजन स्थल भी है। और जंगलों के अंदर हम जाते हैं जब, तो हमें जाते हैं तब हमारा मनोरंजन, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देख करके हमारा मनोरंजन होता है। तो मनुष्य के मनोरंजन स्थल भी क्या है दोस्तों? वन ही है। तो ये 6 के बाद में 3 पॉइंट कौन से होंगे? वनों से हमें फल फूल, तारपीन का तेल आदि प्राप्त होता है। वनों से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। और वनों से हमें जानवरों, जो हमारे जानवर है, जीव जंतु, उनके लिए हमें उनको आश्रय प्रदान करते हैं। 500 प्रकार के वन्य जीव हमारे देश में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। अब वनों से प्रत्यक्ष लाभ की बात करते हैं। वनों से प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं हमें? ठीक है। अभी तो हमने 10 बिंदु पढ़े थे, वनों से हमें क्या महत्व है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं वनों से प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट हमें वनों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो उन लाभों की बात हम करते हैं। आइए, पहला है हमारे पास, पहला है वन वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा
वायु को आर्द्र बनाकर वर्षा कराने में सहायक होते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, जहाँ कहीं भी वृक्ष आपको ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होगी। मरुस्थल में हमारे चूरू जिले के अंदर वर्षा कम होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वृक्ष कम है, और वृक्ष कम होते हैं तो वो बादलों को खींच नहीं सकते हैं और वो आर्द्रता को बनाए नहीं रख सकते। तो आर्द्रता बनाए नहीं रख सकते तो यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो जहाँ पर भी वनों का फैलाव होता है वहाँ पे वर्षा अत्यधिक होती है। तो वन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा आर्द्रता बनाकर वर्षा कराने में क्या होते हैं दोस्तों? सहायक होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नंबर 2, वन जलवायु को सम बनाते हैं। वन जो होते हैं वो जलवायु को क्या बनाते हैं? सम बनाते हैं। सम का मतलब समान, ना तो ज़्यादा गर्मी होने देते हैं वन, और ना ही ज़्यादा सर्दी होने देते हैं। तो वन जो है वो जलवायु को समान बनाए रखते हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, और अधिक वर्षा करवाने में सहायक होते हैं। और वन जो है वो वर्षा कराने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। वनों से जल रुक करके धीमी धीमी गति के द्वारा आगे बढ़ता है, जिससे भूमि का कटाव रुकता है। तो वनों का जो जल है क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे वृक्ष लगाए हुए हैं, ठीक है, और तेज़ वर्षा का जल आ रहा है। जब तेज़ वर्षा का जल आता है तो जो वन है वो क्या करते हैं? इन जल को धीरे धीरे इनकी गति को कम कर देते हैं। और जब इनकी गति कम हो जाती है पेड़ों को टकराने की वजह से, तो जो मिट्टी का कटाव है वो क्या होता है? कम होता है। तो जब वनों से जल रुक करके धीमी गति से गुजरना शुरू हो जाता है, आई क्या बात समझ में? मतलब धीरे जल गुजरना शुरू हो जाता है, जिससे क्या हमारी जो भूमि का कटाव है वो रुक जाता है, और वन जो होते हैं वो हमारी भूमि को बांधे रखते हैं। ठीक है, तो ये वनों से लाभ है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा आर्द्रता बनाकर वर्षा करने में सहायक होते हैं। वन जलवायु को समान बनाए रखते हैं, और वन मिट्टी के कटाव को होने से रोकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है वन पवन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर। अवरोध मतलब बाधा। जब तेज गति से हवा चलती है तो पेड़ क्या करते हैं? उस हवा के बीच में अवरोधक के रूप में खड़े हो जाते हैं। आंधी तूफान की प्रचंडता और मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं। जब तेज गति से वायु चलती है तो पेड़ अवरोधक बन करके उस हवा को रोकते हैं, और रोकने से क्या, जो आंधी तूफान की जो प्रचंडता है उसको पेड़ पौधे रोक करके कम कर देते हैं। पेड़ जो है मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं। मैंने आपको बता दिया मरुस्थल प्रसार कैसे रोकते हैं, कि जब पेड़ होंगे तो वो भूमि के कटाव को रोकेंगे और वर्षा करवाने में सहायक होंगे, और जहाँ पे पेड़ होंगे और वर्षा होगी तो वहाँ पे कभी मरुस्थल नहीं बन सकता। तो जो वन होते हैं वो मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं। अगला है वन भूजल स्तर को ऊंचा उठाते हैं। वन क्या करते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता को सोख लेते हैं और अपने काम में लेते हैं, और वो जल भूमि के नीचे पहुँच जाता है। तो भूमि का जो जल स्तर है, जहाँ से भूमि के नीचे से जब हम जल निकालते हैं तो उनका जो स्तर है उसको ऊंचा उठाते हैं, मतलब उसको गिरने नहीं देते हैं। अगला बिंदु है वनों के भूमि में दब जाने से दीर्घ काल में कोयले का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए पेड़ है वो भूमि के अंदर दब गया तो कुछ समय बाद में, हालांकि वो लाखों करोड़ वर्ष होते हैं, लाखों वर्षों के बाद में वो जो पेड़ जो भूमि के नीचे दबे हैं उससे किसका निर्माण होता है? कोयले का निर्माण होता है। तो दोस्तों वनों के दब जाने से दीर्घ काल में खनिज कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारे पेड़ों से डायरेक्ट लाभ हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वन मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं, और जो आंधी और तूफान की प्रचंडता है उसको कम करते हैं। वन भूजल स्तर को ऊंचा करते हैं, और वनों के भूमि में दब जाने से दीर्घ काल में खनिज कोयले का निर्माण होता है। वनों की पत्तियों से ह्यूमस तथा जीवाश्म मिलने से मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। वनों की जब पत्तियां हैं वो जब मिट्टी में चली जाती है तो उससे वो पत्तियां गलने लग जाती है, गल करके वो हुमस का निर्माण करती है, और छोटे छोटे जीव जंतु उस पत्तियों में लग करके उन्हें खाते हैं। उससे क्या होता है? भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। तो जहाँ कहीं भी पेड़ ज़्यादा होते हैं और पत्तियाँ गिरती है उससे वो जो भूमि है, वो जो मृदा है, उसकी उर्वरकता बढ़ती है। तो वनों की पत्तियों से भूमि की उर्वरकता को बढ़ावा मिलता है। वन जैव संतुलन, वन जो होते हैं वो जैविक संतुलन को बनाए रखते हैं। सौंदर्य व उत्तम स्वास्थ्य के प्रतीक होते हैं, और वन सौंदर्य तथा उत्तम स्वास्थ्य के, जहाँ पर भी ज़्यादा वन होंगे वहाँ से हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, पर्यावरण हमारा अच्छा रहेगा, तो हमारे स्वास्थ्यवर्धक होते हैं पेड़, जहाँ भी पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए पेड़ जरूर लगाने चाहिए। अगला बिंदु है वन वायु व ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। जो वन है वो वायु प्रदूषण को और ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं दोस्तों? कम करते हैं। वृक्ष वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ग्रहण कर शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे लिए खतरनाक गैस कौन सी है पृथ्वी पर? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, जिससे हमारे धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है लगातार। और जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे वो क्या करेगी? वातावरण से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करके हमें मनुष्यों के लिए क्या देंगे? ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। इसलिए वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखने का काम कौन करते हैं? पेड़ करते हैं, और सोख करके हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। वन हरित गृह प्रभाव को
रोकते हैं। वनों से जो हरित गृह प्रभाव है उसको रोकने में सहायता मिलती है। तो वनों से दोस्तों मिलने वाले जो प्रत्यक्ष लाभ है वो 10 लाभ हमने पढ़े हैं। तो अभी इस पेज में हमने पढ़ा, वृक्ष की पत्तियों को गिरने से ह्यूमस बनता है और उससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। वन ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण को कम करते हैं और वनों से हरित गृह प्रभाव को हम रोक सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वन भूजल स्तर को बढ़ाते हैं और कोयले का निर्माण करते हैं, आंधी तूफान को रोकते हैं, मृदा से ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं और भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण को कम करते हैं और हरित गृह प्रभाव को कम करते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं वन विनाश के दुष्प्रभाव। यदि हमारी भूमि पर वनों का विनाश हो जाएगा, वन कम हो जाएंगे, तो इससे हमारे वातावरण पे क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या प्रभाव होंगे। आइए सबसे पहला बिंदु पढ़ते हैं। वन विनाश से वर्षा की मात्रा कम होकर जलवायु शुष्क होने लगती है। अगर वनों का विनाश हो जाएगा, वही पॉइंट हमने जो लाभ में पढ़ा था वही यहाँ पे दुष्प्रभाव में आ गया है। वन के विनाश से वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी और वर्षा की मात्रा जब कम हो जाएगी तो जलवायु शुष्क हो जाएगी और जलवायु शुष्क होने से मरुस्थल का प्रसार होगा। ठीक है, तो वन विनाश से वर्षा की मात्रा कम होकर जलवायु शुष्क होने लगती है। वन विनाश से वनों पर आश्रित उद्योग नष्ट होने लगते हैं और लाखों लोगों के बेरोजगार होने से राष्ट्रीय आय ह्रास होने लगती है। वनों के महत्व में लाभों में हमने पढ़ा था कि वन हमारे देश की जीडीपी का 2% योगदान देते हैं। हमारे देश की जो कमाई है उस कमाई में कितने % का योगदान है वनों का? 2% का योगदान। अगर मान लीजिए वन खत्म हो जाएंगे तो वनों पर आश्रित जो उद्योग है, जो फर्नीचर उद्योग है, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। उससे क्या होंगे? लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वन लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और यदि वन नहीं रहेंगे तो लाखों लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारी जो राष्ट्रीय आय है, हमारे देश की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो तीसरा बिंदु है दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे वनों के। वनों की कटाई से नदियों का प्रवाह तेज हो जाएगा, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है तथा भूमि का अपरदन तीव्र गति से होता है। अभी हमने बात की लाभों के अंदर, यदि मान लीजिए वनों का विनाश होने लग जाएगा तो जो नदियों से जो पानी है वो तीव्र गति से आएगा, जिससे हमारी भूमि का क्या होगा? कटाव होगा और नदियाँ अपने साथ उस क्षेत्र की मिट्टी को बहा करके ले जाएगी। ठीक है, और जिससे कि और मिट्टी को बहा करके ले जाएगी, जिससे क्या होगा? उस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी लगातार बना रहेगा। ठीक है, ये देखिए आप फोटो में देख सकते हो, अगर वनों का होगा क्षरण तो कैसे बचेगा पर्यावरण। देखिए सारे के सारे पेड़ों को साफ कर दिया। ठीक है, तो नंबर 4 है वन विनाश से भूमिगत जल स्तर कम होता है और चारों ओर जल की कमी होने लग जाती है। तो जैसे जैसे वन कम होंगे वैसे वैसे क्या होगा दोस्तों? वनों का विनाश से भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे हो जाएगा और उससे हमें जल संकट से जूझना पड़ सकता है। तो जल विनाश से भूमिगत जो जल है उसके स्तर में क्या आती है दोस्तों? कमी आने लगती है। अगला बिंदु है आंधी तूफानों की प्रचंडता बढ़ती है और मरुस्थल के प्रसार होने लगता है। जो हम अभी लाभ पढ़ के आए हैं वही क्या है? वनों के से होने वाले दुष्परिणाम है, तो उन्हीं को आपको देख करके लिखना है। ठीक है, तो आंधी तूफानों की प्रचंडता धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है वनों के विनाश से और मरुस्थलों का प्रसार होने लगता है, मरुस्थल बढ़ने लगते हैं। ठीक है, वन विनाश से इमारती व ईंधन की लकड़ी कम होने लगती है। वनों के विनाश से क्या होता है? इमारती जो लकड़ी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, इमारती लकड़ी हमें मिलनी बंद हो जाएगी। वन विनाश से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। ये बिंदु मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि यदि वनों का विनाश होगा तो किसका स्तर बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा और जिससे पृथ्वी पर तापमान निरंतर बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में। अगला बिंदु है वन विनाश से वायु प्रदूषण बढ़ेगा। यदि वन विनाश होगा तो उससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। उससे मानसिक तनाव, व्यक्ति अवसाद में रहने लग जाता है, उच्च रक्तचाप जैसे बीपी होने लग जाती है, खाज खुजली के रोग है, एलर्जी के रोग है, थकान है आदि, मनुष्य की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि वन विनाश हो जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के द्वारा वात रोग, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, खुजली, एलर्जी, थकान आदि से मनुष्य की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। वन विनाश से पारिस्थितिकी असंतुलन फैलने लगेगा, जिससे जीव जंतुओं पर खतरा उत्पन्न होने लग जाएगा। और अगर यदि वनों का विनाश होगा तो धीरे धीरे हमारी परिस्थिति का जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो संतुलन धीरे धीरे गड़बड़ होने लग जाएगा। और यदि वन विनाश होता रहा तो हमारे जो जीव जंतु हैं आने वाले समय में उनका जो कि डायरेक्टली पेड़ों पर निर्भर है उनका धीरे धीरे वो जीव जंतु समाप्त होने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए हिरण है, हिरण डायरेक्टली शाकाहारी
जीव है और वो डायरेक्टली पेड़ की पत्तियों को खाता है। और अगर मान लीजिए पेड़ ही समाप्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे हिरण के अस्तित्व में भी खतरा मंडराने लग जाएगा। और अगर हिरण के अस्तित्व में खतरा मंडराने लग जाएगा तो हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है, तो शेर पर खतरा मंडराने लग जाएगा। तो ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है। यदि इस चक्र में एक भी कड़ी टूटती है तो बाकी सभी कड़ियों पर फर्क पड़ने लग जाएगा। तो ये थे वनों को रोकने के हमारे जो विनाश जो दुष्परिणाम है वनों को काटने के, वो हमारे सामने हैं। अब बात करते हैं वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं? भारतीय संस्कृति में वनों का महत्व है सदैव से रहा है। हमारी जो संस्कृति है उसमें हम आदिकाल से वनों के महत्व को समझ पा रहे हैं। यहाँ वृक्ष काटना तो दूर, कोई उनका पत्ता भी नहीं तोड़े। इसलिए सभी जाति समूहों ने अपने अपने पारंपरिक वृक्ष को देवता मान रखा है। इसमें ईश्वर का निवास बना करके लोगों को रोका गया है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, अभी इस फोटो में आप देख सकते हो कि आपने ये यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने धागे से बांध रखे पेड़ों पर। तो हमने पेड़ों पर क्या है, जैसे हमने पीपल को विष्णु भगवान का रूप मान रखा है, तो हमने पेड़ों को भगवान से जोड़ दिया। उससे क्या होगा, कोई व्यक्ति पीपल को काटेगा नहीं। ठीक है। चिपको आंदोलन आपको पता होगा, राजस्थान में चिपको आंदोलन हुआ था। मतलब वनों को काटने के लिए जब आए थे तो चिपको आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्योंकि हमने पेड़ों को देवता मान रखा है। और विभिन्न जातियों ने अलग अलग पेड़ों को, जैसे आंवला नवमी आती है, आंवले के पेड़ के लिए, नीम के पेड़ के लिए, बड़ के पेड़ के लिए, पीपल के पेड़ के लिए, इन सब पेड़ों के लिए हमने इनमें देवताओं को वास बना दिया, जिससे लोग इनकी पूजा करते और इन्हें काटते नहीं है। ठीक है। और जैसे पीपल आपको पता होगा वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल है। इसलिए हमने ईश्वर से जोड़ दिया और पीपल हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है। तो इसलिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति की भावनाओं को वृक्ष रूपी ईश्वर से जोड़कर बिना किसी सरकारी आदेश के वनों का संरक्षण हो जाता है। और इसके लिए कोई ऑर्डर भी नहीं निकालना पड़ता गवर्नमेंट की तरफ से कि भी पीपल का है, बरगद का है, बड़ का है ये पेड़ और आंवले का ये पेड़ आपको काटने नहीं चाहिए। हमने ईश्वर का वास करवा दिया उन पेड़ों में, और ईश्वर का वास है तो उन पेड़ों को कोई काटेगा नहीं। तो ईश्वर से जोड़ करके हमने उन वृक्षों को संजो करके रखा है, अभी तक वर्तमान में बनाए रखा है। इस प्रकार पेड़ों को हम ईश्वर से जोड़ करके वनों का संरक्षण कर सकते हैं। प्राचीन काल में संपूर्ण देश में तपोवन पाए जाते थे। तपोवन मतलब जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ एक साथ एक क्षेत्र में बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो तपोवन पाए जाते थे। इनमें ऋषि मुनि तपस्वी साधना करते थे, और उन पेड़ों के नीचे जो एक बड़ा पेड़ था, ऐसे बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ होते थे, और एक पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठता था। और इस प्रकार ऋषि बैठ करके उन पेड़ों के नीचे अपनी आराधना, चिंतन, मनन आदि मतलब वेद का जो वाचन है वो वाचन किया करते थे। तो आराधना, साधना, मनन ऋषि मुनि पेड़ों के नीचे किया करते थे। अशोक वन है, पंचवटी है, नंदकानन है, दंडकारण्य का वन है, जो कि आज भी विशेष महत्व रखते हैं। वर्तमान में अशोक भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? अशोक है। भारतीय जनजीवन में वनों के महत्व को अग्नि पुराण में इस कथन से समझा जा सकता है, एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी बढ़ करके होता है। और हमारे जो शास्त्र है वो भी वनों के लाभ के बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक वृक्ष है वो 10 पुत्रों से भी ज़्यादा है, मतलब 10 पुत्र जितना काम करते हैं ना, उतना एक वृक्ष कर सकता है। आगे बात समझ में। तो हमारे जो पुराण है वो वनों के महत्व के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है। तो हमारे पुराण भी वनों के महत्व के बारे में बताते हैं। ये लाइन जरूर लिख करके आना अगर एग्जाम में आ जाए। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वटी, जैसे पंचवटी है, नंदकानन है, कानन मतलब होता है जंगल। ठीक है। दंडकारण्य है, अरण्य मतलब भी होता है जंगल। तो दंडकारण्य का पठार आपको पता है, जहाँ पे माँ सीता को जहाँ से माँ सीता को उठा करके रावण ले गया था। तो दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का जंगल भी है, नंदकानन है, पंचवटी है, अशोक वन है, निमिष नारायण वन है। ये सब वन वो आज भी हमारे देश में विशेष महत्व रखते हैं। और हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो प्राचीन काल से ही हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे शास्त्र है, उन्होंने वनों के महत्व को समझा है, उन वनों में ईश्वर का वास को बताया है। ठीक है। देश की बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण वन क्षेत्र निरंतर कम होते जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे नगरों का प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे उद्योग बढ़ने लग रहे हैं, जिसके कारण से वन क्षेत्रों से में निरंतर जो वन क्षेत्र वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए भी वनों का संरक्षण आवश्यक है, इसलिए भी हमें वनों को बचाना चाहिए।
भारत के कुल वनों क्षेत्र में मात्र 21.34% है। वर्तमान में हमारे देश में जितने भी वन है वो कितने परसेंट भूभाग पर है? 21.34% भूभाग पर वन है और बाकी वन नहीं है। और हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय वन नीति है, वो ये कहती है कि हमारे देश के 33% भूभाग पर, हमारे देश के 1/3 भूभाग पर वन होने चाहिए। और है कितने भूभाग पर? मात्र 21% भूभाग पर हमारे देश में वन है। आई बात समझ में? तो वर्तमान में कितने प्रतिशत भूभाग पर है? मात्र 21% भूभाग पर वन निवास करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? वर्तमान में कितने परसेंट भूभाग पर है? 21%। होने कितने पे चाहिए? 33% पे। तो देख लीजिए कितने प्रतिशत हमारे देश में, लगभग 12-13% वन हमारे भूमि पर कम है। तो ये एक सिंपल सा चैप्टर था, आप भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों ये लाभ और जो इसके दुष्परिणाम है, ये दोनों एक साथ कॉपी में लिख करके और आप इसका डायग्राम बना करके इसको रट लेना। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो हमें याद नहीं करना पड़े, तुरंत हमें याद हो तो हम तुरंत लिखते रहें, इससे क्वेश्चन अच्छा जरूर बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।